हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे हमारी जो एक नई क्लास है आज, वो है यशवंत सिंह कठोर सर की बुक। देखिए दोस्तों, बुक रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे। क्लास तो आज हमारी एक है, यानी पहली क्लास है। पेज नंबर 1 से लेकर 30 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पे हम ये भी आपको बताएंगे कि यह जो बुक है किन स्टूडेंट के लिए सबसे बेनिफिट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस बुक की इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ के शुरू के 30 पेज, यानी जो आज हम आपको शुरुआत के 30 पेज डिस्कस कराने वाले हैं, शुरुआत के 30 पेज में ही आपको इस बुक से जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए सचिवालय रक्षक कनिक सहायक ग्राम विकास अधिकारी का 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा यहीं पर बात करें दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पर यह है कि देखिए यह जो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, यह होने वाली है लेखपाल पटवारी स्टूडेंट के लिए, एसआई के स्टूडेंट के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट्स के लिए। यानी अगर डीप लेवल के प्रश्न कोई स्टूडेंट यहाँ से देखना चाहता है तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी डीप फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी उत्तराखंड पुलिस के स्टूडेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर डीप प्रश्न आपको पूछ लेता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ कि अगर ऐसा होता है कि जिस एग्जामिनर ने आपका सचिवालय रक्षक का पेपर सेट किया और कनिक सहायक का पेपर सेट किया या फिर जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर सेट किया है, तो अगर आपका एग्जाम वही सेट करते हैं तो निश्चित ही आपको इस बुक से आपको प्रश्न पूछेगा। और अगर वो नहीं करते हैं तो आपको सामान्य जो और बुक होते हैं वहां से आपको पूछेगा। तो आपको अगर पढ़ना है डीप लेवल तो आप इस बुक को, इस क्लास को देख सकते हैं। काफी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और यहीं पर दोस्तों एक चीज और बता देते हैं कि अगर आपने अजय रावत सर की बुक की क्लास देखनी चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। 6 घंटे 40 मिनट की एक मैराथन क्लास है। यह क्लास आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पूरी क्लास यानी पूरी अजय रावत सर की बुक को हमने आपको डिस्कस करवाया है। 100% 8 से लेकर 10 क्वेश्चन इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब बात करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ये विषय सूची दिख रहे हैं और विषय सूची में आपको ये सभी दिख रहे हैं। जैसे उत्तराखंड का ऐतिहासिक स्रोत 1 नंबर यानी पेज नंबर 1 से लेकर 9 तक आपको मिलेगा। और यहीं पर बात करें तो देखिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, जहां से हम डीप लेवल पढ़ेंगे, शुरुआत में हम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही देखेंगे। वो हमारी क्लास होगी कुड़िंद और कुड़िंद वंश से, यानी कुलिंद और कुड़िद वंश से, पेज नंबर 77 से लेकर 83 से। उसके बाद यहीं पर बात करें कुछ और भी मिलेंगे। जैसे बात करें पवार वंश, ये काफ़ी डिटेल में बताया गया है इस यहाँ पे। और इसके अलावा जो चंद वंश है, गोरखा वंश है, तो ये चीज़ें यहाँ पे डिटेल से बताई गई है। और बाकी जो उत्तराखंड का जो ब्रिटिश काल है वो अजय रावत सर की बुक में डिटेल से बताई गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों अजय रावत सर की बुक को, वहाँ पे हमने डिटेल से बताया है। जो ब्रिटिश काल है वो भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस करवाया है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास और पेज नंबर 1 से लेकर 30 तक। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 है यहाँ पे और काफ़ी डीप लेवल का प्रश्न है। तो बताइए जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर दीजिए जरा। तो पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर देना है कि बौद्ध धर्मों में उल्लेखित जो उशिर ध्वज नामक स्थान है, इसकी पहचान किस स्थान पर की गई है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा और आपको इसका आंसर बताना है। तो पेज नंबर 1 से लेकर 30 तक हम डिस्कस करने वाले हैं यशवंत कठोर सर की बुक से। तो इसका आंसर क्या होगा और सोचिए आप सभी। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा दोस्तों, वह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी चंडी पर्वत। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको चंडी पर्वत जो है, यानी जो आपको कनखल वाला जो क्षेत्र है हरिद्वार में, वो आपको मिलेगा। अब यहां पे देखिए इसकी व्याख्या, देखिए उसीर ध्वज नामक स्थान बौद्ध ग्रंथों में मिलता है और बौद्ध ग्रंथों में जो चंडी पर्वत कनखल जो हरिद्वार वाला क्षेत्र है, उसकी जो पहचान है उसीर ध्वज नामक पर्वत से की गई है। अब इसका कुछ और नाम भी मिलते हैं, अहोगंग, चुलबग। तो चुलबग, अहोबग, इसके और नाम भी है। और साथ ही दोस्तों एक पुराना फैक्ट है जो आपको हर किताब में मिल जाएगा कि पाली ग्रंथों में उत्तराखंड का जो नाम है वो क्या है, वो हिमवंत है। तो पहला प्रश्न ये है, सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा कि उसीर ध्वज नामक स्थान जो पर्वत है वो कहां पर है, जो प्राचीन पर्वत है, तो आपको कनखल हरिद्वार में मिलेगा। चंडी पर्वत यानी यह पर है और इसका और नाम भी मिलते हैं, अहोगंग, चुलबग। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए जरा कि कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है के अनुसार ललितादित्य द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण किया गया। देखिए यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने आपको पूछा है और सिंपल आपको ऐसा पूछा है कि किस बुक से हमें यह पता चलता है कि ललितादित्य ने गढ़वाल पर यानी उत्तराखंड पर आक्रमण किया था।
तो वो कल्हड़ की जो राज तरंगिणी पुस्तक है उससे हमें पता चलता है। और थोड़ा आप डीप लेवल का प्रश्न ये है कि इसने आक्रमण कब किया था। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए आप सभी, इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8वीं सदी के पूर्वार्ध में। यानी 8वीं सदी का जो पूर्वार्ध का समय है वहां पर जो ललितादित्य है उसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और किस पुस्तक के अनुसार, राज तरंगिणी, जो कल्हड़ की जो राज तरंगिणी पुस्तक है उसके अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और यह प्रश्न आपको अभी हाल ही में यूपीएससी ने पूछा था। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न अभी हाल ही में यूपीएससी ने पूछा था और यह था आपके सामने ऑप्शन। और अब आप इसका आंसर दीजिए जरा कि गुलदस्त त्वारिक एक कोह पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस करवाएंगे पूरी बुक को, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हम आपको करवाएंगे। और हाँ दोस्तों, पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का हमारा टारगेट रहता है 500 लाइक का। जब हमें 500 लाइक मिल जाते हैं दोस्तों, उसकी पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर देते हैं। तो गुलदस्त त्वारिक एक कोह पुस्तक के लेखक, इसका क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मियां प्रेम सिंह। तो यहां पर दोस्तों यह प्रश्न आपको हाल ही में पूछा गया था, कनिष्ठ के एग्जाम में पूछा गया था। और सेम प्रश्न यह था कि गुलदस्त त्वारिक एक कोह जो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक है वो कौन है। तो मियां प्रेम सिंह इसका सही आंसर है और यह आपको ध्यान रखना है। तो पुलिस स्टेशन में देख लीजिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है और ये थोड़ा डीप लेवल का है। तो देखिए इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री सर्वप्रथम उत्तराखंड आया था। इसका आंसर देना है आपको। तो बताइए जरा, निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री सर्वप्रथम उत्तराखंड आया था। हार्डविक आया था, विलियम फोस्टर आया था, या फिर आंतोनियो जो आंद्रे था वह आया था, या फिर मूर क्राफ्ट आया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो सकता है और इसका आंसर आप दीजिए। तो क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो कौन सा यूरोपीय यात्री सर्वप्रथम उत्तराखंड आया था। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंतोनियो जो आंद्रे था यह आया था। अब यहां पे देखिए यह जो पुर्तगाली यात्री था, ये पुर्तगाल से था, ये 1624 ईस्वी में आया था। आने वाले एग्जाम में आपको सिंपल ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो पुर्तगाली जो यात्री था आंतोनियो दे आंद्रे जो श्याम शाह के काल में आया था वो किस वर्ष आया था। तो 1624 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1624 ईस्वी में। और यहीं पर अगर बात करें दोस्तों हार्डविक की तो 1796 में आया था, विलियम फोस्टर 1783 में, और मूर क्राफ्ट की बात करें तो ये 1820 में आया था। तो चारों की तिथि भी ध्यान रखना, मूर क्राफ्ट 1820, आंद्रे की बात करें 1624 में, फोस्टर की बात करें 1783 में, और हार्डविक की बात करें तो 1796 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो चुका है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर आप सब दीजिए। तो सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसका आंसर आता है तो आपको वीडियो को पॉज करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। किस मूर्ति लेख से कत्यूरियों का मूल नाम हमें ज्ञात होता है। यानी उस मूर्ति लेख में कत्यूरी शब्द का वर्णन है। तो कत्यूरियों का मूल नाम कत्यूरी हमें कहां पे मिलता है, किस मूर्ति लेख में मिलता है, यह आपको बताना है। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा। तो अच्छे और डीप लेवल वाले प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, और आपको यह बताना है किस मूर्ति लेख से कत्यूरियों का मूल नाम हमें ज्ञात होता है। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या मिलेगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा, अगर ऑप्शन नंबर आप सी जा रहे हैं तो यह तो गलत है। जोशीमठ मूर्ति लेख यह भी गलत है। पांडुकेसर और कुलसारी, तो यहां पर इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कुलसारी का जो मूर्ति लेख है वहां से हमें कत्यूरियों का जो मूल नाम है कत्यूरी उसकी जानकारी मिलती है। तो कुलसारी का मूर्ति लेख जो कत्यूरी है उनका मूल नाम हमें यहां से पता चलता है। तो क्वेश्चन 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्न में से किस पौर शासक की मुद्रा हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अब पौर शासक के कुछ राजा हैं, उनकी हमें मुद्राएं प्राप्त हुई है। किन किन राजाओं की हमें मुद्रा प्राप्त हुई है यह आपको बताना है। तो यह भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए जरा। प्रदीप शाह, सुदर्शन शाह, फतेहपति शाह या फिर जगतपाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है।
तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, सोचिए जरा आप, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी पे यानी जगतपाल पे, तो यह बिल्कुल सही है। जगतपाल की हमें मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, हमें जगतपाल का ताम्रलेख मिलता है जो देवप्रयाग है वहां से मिलता है और सबसे प्राचीन ताम्रलेख इसी का है, लेकिन मुद्रा हमें इसकी प्राप्त नहीं होती है। मुद्रा किस किस की प्राप्त है, देखिए मुद्रा हमें सबसे पहले मिलेगी लखन देव की। किसकी मिलेगी, लखन देव की। जो लखन देव पाल है जो पंवार शासक, उसकी हमें मिलती है। दूसरी हमें फतेहपति शाह की। अजय पाल की भी हमें जो मुद्रा है उसकी जानकारी मिलती है, कहीं पर लिखा गया है कि उसकी रजत मुद्रा का वर्णन है। तो अजय पाल, लखन देव, फतेहपति शाह, प्रदीप शाह, सुदर्शन शाह, इन सभी की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं जो पंवार शासक है। और यहीं पर दोस्तों कुषाण काल की बात करें तो कुषाण की स्वर्ण मुद्रा है वो हमें इन जगह से प्राप्त हुई है, जैसे काशीपुर से, खटीमा से, मोरध्वज से और मुनि की रेती से। कुछ इस दिन सुमानी भी कह रहे थे। देखिए दोस्तों, सुमानी का हमें कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिला है परीक्षावाणी को छोड़कर, क्योंकि परीक्षावाणी में बहुत से प्रश्न थोड़ा विवादित रहते हैं। तो ना तो हमें अजय रावत सर की बुक में यह प्रमाण मिला है, ना ही यशवंत सिंह कठोर सर की बुक में यह प्रमाण हमें मिला है। तो हमें जो प्रमाण मिला है कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्रा का, वो हमें मिला है काशीपुर से, खटीमा से, मोरध्वज से और मुनि की रेती से। कहीं कहीं पर सुमानी कहा गया है, जैसे हमारी जो परीक्षावाणी बुक है वहां पर। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो दूसरा पार्ट हमारा शुरू होता है, थोड़ा सा यहां पर इतने प्रश्न थे। यहां पर जैसे हम बता दें कि दूसरा पार्ट है यहां पे कि भौगोलिक पृष्ठभूमि, यानी भूगोल से संबंधित बातें थी। और यहां पे कुछ जैसे पर्वत वगैरह है उनकी हाइट वगैरह दे रखी थी। तो खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योग्राफी वाला पॉइंट है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, यानी ज्योग्राफी में देखेंगे। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बचते हैं वो देखते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय क्या होता है, महान हिमालय के ऊपर वाला क्षेत्र, बुग्याल, मध्य हिमालय, है ना, ये पॉइंट यहाँ पे होते हैं। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि इस चित्र को देखकर कि कौन सा हिमालय का कौन सा पार्ट है। और यहाँ पर जो इस बुक से थोड़ा प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं वो ऐसे बनेंगे कि कौन सा क्षेत्र किस हिमालय के अंतर्गत है। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे सभी प्रमुख पर्वत हो गए, चाहे हम नंदा देवी की बात करें, गंधमादन पर्वत की बात करें, चाहे हम कोई भी पर्वत बड़े शिखर की बात करें, वो आपको मिलेंगे महान में। और दर्रे भी आपको सभी लगभग कहां पे मिलेंगे, महान हिमालय के अंतर्गत मिलने वाले हैं। तो दर्रे तो आपको ये मिल गए महान हिमालय में। अब दूसरा पार्ट आपको पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय में उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो एक मिलेगा पूर्वी धोली का जो दारमा चौंदास क्षेत्र है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात करें गोरी जो जोहार क्षेत्र है वह भी इसके अंतर्गत है। और कुटी जो ब्यास जो क्षेत्र घाटी है यानी ब्यास घाटी है वह भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत यह भाग है। और यहीं पर लघु हिमालय की बात करें, और ऐसा प्रश्न यूपीएससी से आपको पूछ भी चुका है कि मसूरी किस हिमालय के अंतर्गत आएगा, लघु हिमालय के अंतर्गत। रानीखेत किसके हिमालय के अंतर्गत, लघु हिमालय के अंतर्गत। नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, गणनाथ, ये सभी क्षेत्र लघु हिमालय के अंतर्गत ही आने वाले हैं। और यहीं पर बाह्य हिमालय की बात करें तो बाह्य हिमालय में रामनगर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून ये सभी आएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये प्रश्न थे, केवल सिंपल सा आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि कौन सा क्षेत्र किस हिमालय के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछेंगे कि जो दूधातोली क्षेत्र है वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आएंगे महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, बाह्य हिमालय, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। बस यही प्रश्न यहां से बनने वाले हैं। अब जरा यहां पे देखिए अगले क्वेश्चन पे, और यह है दो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा गया था, यह पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में 4 दिसंबर की पहली शिफ्ट में। और यह था प्रश्न कि कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है, इसका आंसर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह भूमि कौन सी है जो बिना सीढ़ीदार है, पथरीली भूमि है और उसमें जो खेती की जाती है वो कुदाल के माध्यम से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, डीप लेवल वाले प्रश्न है यहाँ पे, और डीप लेवल वाले प्रश्न है तो थोड़ा टफ भी होंगे, थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अब क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, तो अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कटील। तो कटील से आपको यह फैक्ट ध्यान रखना है कि यह ऐसी भूमि होती थी जो बिना सीढ़ीदार होती थी, यानी सीढ़ीदार नहीं होती थी,
पथरीली भूमि होती थी और यहाँ पर हल से खेती करना पॉसिबल नहीं होता है, केवल जो कुदाल होती है उसी के माध्यम से यहाँ पे खेती की जाती थी। और यह दोनों हैं यानी इजरान और कुदाल प्रत्येक 3 से लेकर 4 साल के अंतराल में यहाँ पर खेती की जाती थी। इजरान की बात करें तो ये सीढ़ीदार होती थी और ये ढाल यानी ढाल प्रकार की होती थी और यानी ढाल प्रकार की भूमि होती थी, लेकिन इससे कटिल भूमि से थोड़ा अच्छे लेवल की होती थी। तालाव की बात करें तो यह निरंतर सिंचित भूमि होती थी और उपराव की बात करें तो उपराव भी सीढ़ीदार भूमि होती थी और थोड़ा अच्छी भूमि होती थी। इजरान और कटील में अंतर यह होता है कि कटील पथरीली भूमि होती थी और इसमें कुदाल के माध्यम से ही खेती करना पॉसिबल होता था। तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? तो इसका आंसर क्या होगा और बताइए जरा। और यह प्रश्न आपको पूछा था, तो देखिए दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको यमुना, आप सभी जानते हैं। और पेज नंबर 16 में आपको मिलेगा और वहां पे लिखा गया है कि जो यमुनोत्री है, गंगनानी है, गौरीकुंड है, गंगनानी, तपोवन, यानी यह सभी जो क्षेत्र है यमुनोत्री जहां से यमुना का उद्गम होता है यह गर्म जल स्रोत का है। गंगनानी यह भी जल स्रोत का है, गर्म का है। गौरीकुंड, तपोवन ये सभी क्या है, गर्म जल स्रोत के हैं। तो यहां से यह प्रश्न बना था आपके इस एग्जाम में कि कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। तो कौन सी होती है, आप सभी जानते हैं यमुनोत्री से यमुना होती है, तो गर्म जल स्रोत यमुनोत्री का है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये हो चुका है दोस्तों। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा कि नदी उत्तल रिवर ट्रेसेस से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थान नहीं है? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा कि बाराहट, श्रीनगर, गोचर और खरसाली। तो क्वेश्चन थोड़ा समझ से परे हैं, जान सकते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए दोस्तों। जरूर जो डीप लेवल के प्रश्न है कुछ ऐसे आपको पूछे जाएंगे और आप तब अचंभित हो जाओगे जब एग्जाम में आएगा। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो तुक्का ही लगाइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा तुक्के में। तो देखिए अगर आप तुक्के में ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे खरसाली, तो यह बिल्कुल सही है। तो यह क्या है, इसका बिल्कुल सही है। देखिए जो नदी उत्तल है, जो रिवर ट्रेसेस है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना। देखिए यह क्या होता था, एक जलोढ़ नदी के मैदान होते थे। जैसे जो मिट्टी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती है ना, नदी लाती है जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते थे जिनकी ऊंचाई लगभग 1000 से लेकर 2000 मीटर, यानी समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नदी द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी के मैदान बनाए गए हैं उन्हें यहां पर कहते थे। और उनमें जो प्रमुख स्थान है दोस्तों, बाराहाट है, चिनाली सेण है, गोचर है, श्रीनगर है, और श्रीनगर में ही जो दूसरा स्थान है चौरास, यानी श्रीनगर का जो चौरास क्षेत्र है वह भी इसके अंतर्गत आता है। तो सिंपल ऐसा प्रश्न पूछेगा कि जो रिवर ट्रेसेस है या नदी उत्तल जो क्षेत्र है निम्न में से कौन सा नहीं है। तो 3-4 क्षेत्र आप याद कर लीजिए, बाराहाट, गोचर, श्रीनगर, चौरास और चिनाली सेण, और एक अठूर क्षेत्र है जो टिहरी गढ़वाल का है, उसे आप याद करना। बस यही क्षेत्र है और इसी को आपको याद करना है। इसी को सेण क्षेत्र भी कहते हैं, इसी को बगड़ क्षेत्र भी कहते हैं, और इसी को दोस्तों सोड़ क्षेत्र भी कहते हैं। सेण, सोड़, बगड़ इन्हीं को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर दीजिए जरा। अलकनंदा में भयंकर बाढ़ कब, किस वर्ष आई थी, जिसमें अजय पाल का जो राजभवन के जो अवशेष थे वह भी सभी बह गए थे? तो इसका आंसर दीजिए। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पे अगर हम जैसे हम खरसाली की बात करते हैं, देखिए खरसाली की बात करें तो ये एक हिमानी उत्तल है। क्या है, हिमानी उत्तल। हिमानी उत्तल देखिए आप इसे कैसे समझना कि देखिए जो हिमानी क्षेत्र है यानी जो बर्फीली वाला जो क्षेत्र है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ वाले क्षेत्र है, जहां पे हिमाद्री क्षेत्र है, उसके नीचे जो हिमानी यानी एक प्रकार का जो मैदान क्षेत्र बनेगा वह इसके अंतर्गत आएगा। तो खरसाली इसके अंतर्गत है, तपोवन क्षेत्र इसके अंतर्गत है, यानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों में यानी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जो क्षेत्र आपको मिलेंगे मैदानी वाले क्षेत्र, ये इसके अंतर्गत आएंगे। और अब इसके आंसर की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1894। 1894 इसका बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों यहां पर अगर एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो वह आपको मिलेगा 25 अगस्त को। 25 अगस्त 1894, 25 अगस्त 1894। तो 25 अगस्त 1894 को भयंकर बाढ़ आई थी और वहीं पर अजय पाल के जो राजभवन के जो अवशेष बच गए थे वह भी बह गए थे। देखिए अजय पाल का जो भवन था वह कब यहाँ पे भूकंप से ध्वस्त हुआ था, वो हुआ था 1803 में। 1803 के भूकंप में यह भवन ध्वस्त हो गया था और ध्वस्त होने के बाद लगभग यानी 1894 में लगभग
80-90 साल बाद यहां पर यह बाढ़ में पूरी तरह से बह भी गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हो चुका है। अब जरा यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे श्रीनगर के बारे में बताया गया है अजय राव सर की बुक में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें आप नोट कीजिए। देखिए श्रीनगर के पॉइंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, जैसे कि महाभारत काल में कुलिंदाधिपति जो सुबाहु था इसकी राजधानी रही थी। यह फैक्ट आपको हर जगह मिल जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट यहां पर यह है कि अजयपाल का जो भवन था वो काष्ठ विहीन था, यानी कहा जाता है इस भवन के लिए कि यहां पर कहीं भी काष्ठ यानी लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ था। जो इसकी जालियां थी, खिड़कियां थी, वहां पर भी पत्थर की नक्काशी से पत्थर की जालियां बनाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा यहां पे बात करें, देखिए इस फैक्ट को ध्यान रखना दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा। 1796 में, कब? 1796 में जो कैप्टन हार्डिक था उसने अजयपाल के भवन का जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखा था। तो 1796 में कैप्टन हार्डिक ने अजयपाल का भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखा था, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ मंदिर है, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर मिलेगा, गोरखनाथ गुफा कहाँ पर है? भक्तियाना में आपको मिलेगी। केशव राय मठ आपको यहाँ पे मिलेगा, जो केशव राय थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है और 1625 ईस्वी में करवाया गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ठाकुर द्वारा मठ आपको यहाँ पे मिलेगा, 1727 में इसका निर्माण हुआ था। और कमलेश्वर मंदिर जहाँ पे खड़े दिए होते हैं यह भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो श्रीनगर के पॉइंट इंपॉर्टेंट ये थे। श्रीनगर में ही आपको श्यामशाही बाग मिलेगा। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि श्यामशाही बाग कहाँ पर है? श्रीनगर में है। किसने निर्माण करवाया था? श्याम शाह ने करवाया था। और लास्ट फैक्ट यहाँ पे कि जो श्रीनगर था वो मूर्तिकला का केंद्र भी रह चुका है, या मूर्तिकला का केंद्र के रूप में इसे जाना जाता था। तो श्रीनगर से संबंधित दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बातें थी यशवंत सिंह कठोर सर की बुक में, इन्हें आप जरूर नोट डाउन करना। अब है अगला क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए जरा, कि चीनी यात्री का जो फायान था इसने गोविशान की यात्रा कब की? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो गोविशान यानी काशीपुर की यात्रा फायान ने कब की थी? और यह पूछा था सचिवालय रक्षा के पेपर में। तो देखिए दोस्तों, आयोग ने पहली बात तो यह प्रश्न डिलीट किया था, क्योंकि आयोग ने यहाँ पे फायान गलत दे दिया था और इसका आंसर होना चाहिए था वेनसांग ने गोविशान की यात्रा की थी। अब इसका आंसर दीजिए क्या होगा ऑप्शन ए बी सी के अनुसार। तो अब बताइए जरा कि वेनसांग ने गोविशान की यात्रा किस वर्ष की थी? तो क्या इसका आंसर होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं सी पर यह तो गलत है, बी पर यह बिल्कुल सही है। तो देखिए यात्रा जो की थी वो की थी अगस्त में, अगस्त 636 ईस्वी में। अगस्त 636 ईस्वी में जो वेनसांग था इसने गोविशान की यात्रा की थी। वेनसांग का दूसरा नाम क्या है? युआनचांग है। और युआनचांग का जो यात्रा विवरण है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सी यू की किसका यात्रा विवरण है? यह वेनसांग का, जिसका दूसरा नाम क्या है? युआनचांग है। और इसके यात्रा विवरण में जो गोविशान है इसका नाम क्या मिलता है? इसका नाम मिलता है दोस्तों क्यू। ध्यान रखना क्यू हो गया, और फिर आपको मिलेगा पी, क्यू पी, और यहीं पर बात करें श्वंग यानी श्वंग, और फिर यहां पे आपको मिलेगा, यह मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो यह नाम है, ये चाइनीज नाम है, खैर आपको ध्यान रखना नहीं है इतना कि क्यू पी शुंग ना, ये किसका नाम है? ये काशीपुर का प्राचीन नाम है। किसके अनुसार? ये है वेनसांग के अनुसार। तो ये हो गया गोविशान का। अब एक फैक्ट यहां पे ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है वो यह है गोविशान से। देखिए गोविशान की जो वर्तमान पहचान की गई है वो कहां पे की गई है? वह पहचान की गई है दोस्तों काशीपुर में। और काशीपुर के सामने जो उज्जैन नामक स्थान है, काशीपुर के सामने जो उज्जैन नामक स्थान है वहां पर इसकी पहचान की गई है। काशीपुर से 1 मील आगे है, वहीं पर है। उज्जैन का दुर्ग भी है, वहीं पर इसकी पहचान की गई है। और इसके यानी सर्वेक्षण का कार्य किसका? सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था? बताइए जरा कि गोविशान के सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप कनिंघम इसका आंसर देंगे, किसने? कनिंघम। तो कनिंघम ने इसका उत्खनन का कार्य करवाया था सबसे पहले, और कब किया था? वो क्या था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वो क्या था? 1861 में। कब किया था? 1861 में। तो 1861 में कनिंघम ने सबसे पहले जो यहां पर गोविशान है इसका सर्वेक्षण का कार्य यानी उत्खनन का कार्य कराया था।
यह चीज आपको ध्यान रखना है। उज्जैन नामक स्थान पर गोविषाण की यहाँ पर क्या की गई है, जो गोविषाण है यानी काशीपुर के निकट जो उज्जैन नामक स्थान है वहां पर इसकी पहचान की गई है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि अशोक ने यहाँ पर एक प्रमुख क्षेत्र बनाया था, यानी एक संघाराम का मतलब संघ के व्यक्तियों के आराम के लिए एक स्थान, वह यहाँ पर एक स्तूप बनाया था। और स्तूप में जो बौद्ध धर्म है यानी जो भगवान बुद्ध थे उनके बाल और उनके जो नाखून है वो यहाँ पर रखे गए थे। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस स्थान पर जो महात्मा बुद्ध जी थे उनके नाखून और बाल वो रखे गए थे, तो गोविषाण में ही यहाँ पे रखे गए थे और वहीं पर अशोक द्वारा स्तूप बनाया गया था और वहां पर ये रखे गए थे। तो एक फैक्ट ये हो गया और इन्हें आपको ध्यान रखना है गोविषाण पर। दोस्तों एक और प्रश्न ध्यान रख लेना और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहां पर यह है कि 1824 में जो बिशप हेबर है, कौन है, बिशप हेबर, जो बिशप हेबर है, यानी ध्यान रखना दोस्तों, जो बिशप हेबर है इसने यहां पर यात्रा की थी, यानी जो बिशप हेबर है, बिशप हेबर, तो बिशप हेबर द्वारा यहां पर यात्रा की गई थी 1824 में गोविषाण की। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो डीप लेवल के प्रश्न बनेंगे यहां पर यही बनेंगे। फिर है 12वां क्वेश्चन कि कनिंघम को सर्वेक्षण से एक बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें मूर्ति की पीठ पर चक्र बना हुआ है और उसके सामने ही 2 सिंह बने हुए हैं, 2 शेर बने हुए हैं। तो यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई यह आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न अभी यूकेएसएससी ने आपको पूछा था और प्रश्न यह पूछा था कि बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा का लेख किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर तो दोस्तों क्या था, वह था ऑप्शन नंबर ए यानी बाड़ाहाट। तो ऐसा प्रश्न यूकेएसएससी ने आपको पूछा है तो शायद दोबारा रिपीट भी करें, तो बाड़ाहाट ध्यान रखना। और इसी से रिलेटेड यह प्रश्न है और इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका आंसर क्या होगा, तो सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा हरिद्वार। और हरिद्वार में मायापुर यानी जो क्षेत्र है मायापुर, हरिद्वार के मायापुर में जब उत्खनन का कार्य, सर्वेक्षण का कार्य कनिंघम ने किया था तो उस समय यहां पर उन्हें यह मूर्ति प्राप्त हुई थी और उन्होंने उन्हें बुद्ध भगवान की बताया था और उनकी पीठ पर चक्र बना हुआ था और उसी के बगल में 2 शेर बने हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12। अब है क्वेश्चन नंबर 14 और इसका आंसर दीजिए। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट का स्तंभ लेख, यह भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है और यह भी आपको मिल जाएगा। इसका आंसर बताइए जरा, तो सोचिए। और यह लास्ट क्वेश्चन है आज का, गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख में, तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 6ठी सदी ईस्वी में इसका सही आंसर है। तो यहां पर दोस्तों आज की क्लास में हमारा ये पार्ट खत्म हो गया है क्वेश्चन नंबर 14 से और 30 पेज हमने शुरुआत के डिस्कस कर लिए हैं। तो 30 पेज से जितने प्रश्न बन सकते थे हमने आपके सामने रखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थे। कुछ वैसे प्रश्न थे जैसे कि वहां पे हाइट दे रखी थी, जैसे नंदा देवी की हाइट, त्रिशूल पर्वत की हाइट, वो हमारे अभी काम का नहीं है क्योंकि हम वो ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं और वहां पर भी दोबारा पढ़ेंगे। तो यहां तक दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करना। और हाँ, जैसे कि हमारा लाइक का टारगेट रहता है 500, उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और हम आपको प्रोवाइड भी करवाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आप सभी का। और एक एक दिन के गैप में दोस्तों हम आपके लिए क्लासेस लाएंगे और अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो हम डेली भी आपके लिए क्लासेस लाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।